नमस्कार। उपस्थित सभी पत्रकार भाई बहनों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है और वो अतिशय महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आपसे बात करेगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर रागिनी नायक को वो आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया के साथियों का, हमारे प्रिंट मीडिया के साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी मौजूद हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और आज चूंकि बहुत ही गंभीर और संजीदा मसले पर मुझे बात करनी है, तो अपनी बात की शुरुआत मैं भारत की बेटियों, नारी शक्ति, देश की आधी आबादी को नमन करके करना चाहती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण के बावजूद इस देश की बेटियां घर, समाज और भारत के मान सम्मान को विश्व पटल तक पहुंचाने और ऊंचा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहती हूं कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो न हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उस पर आंख दिखाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो घर समाज की प्रहरी है। तो मैं नमन करती हूँ इस देश की बेटियों को और अपनी बात शुरू करती हूँ याद दिलाकर आपको कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े नारों का इस्तेमाल किया था। बहुत हुआ नारी पर वार, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नारे कितने खोखले और कितने निरर्थक थे, ये बदलापुर की घटना ने, नृशंस और अमानवीय घटना ने पूरी तरह से साबित कर दिया। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र की, भारत की, बदलापुर की बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। और सच्चाई ये हो गई है कि भाजपा से बेटी बचाओ। तो मैं चाहती हूं कि शुरुआत कुछ आंकड़ों से की जाए, क्योंकि आंकड़ों झूठ नहीं बोलते, आंकड़ों के साथ लीपापोती नहीं होती। आंकड़े सच्चाई को बहते हुए पानी की तरह प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज 86 बलात्कार होते हैं। और तो और जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ अपराध, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में 2019 से 2023 के बीच में 96% की वृद्धि हुई है, 96%। महाराष्ट्र की तरफ भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र कोई पीछे नहीं छूटा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 20,762 मामले हैं साल भर में, नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध के मामले हैं। और इसमें महाराष्ट्र, एनसीआरबी का कहना है कि भारत में पहले पायदान पर खड़ा हुआ। जरा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है यहाँ के, उनका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 47,381 क्राइम अगेंस्ट विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले जो हैं 47,381 इनके पहले कार्यकाल में ही दर्ज हो चुके। 2021 में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया था
जब 7,551 बलात्कार के मामले दर्ज हुए महाराष्ट्र में, यानी कि 21 बलात्कार रोज होते थे, 86 बलात्कार देश में हो रहे हैं, जिसमें से 21 बलात्कार केवल महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये हालात है। इस तरीके के माहौल में महाराष्ट्र की महिलाएं जी रही हैं। मुझे लगता है न घर के भीतर सुरक्षित हैं, न घर की चारदीवारी के बाहर सुरक्षित हैं, न दिन दहाड़े सुरक्षित हैं, न रात में सुरक्षित हैं, न सड़कों पर बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई, अकोला में एक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पर एक और स्कूल टीचर, ये भी स्कूल से जुड़ा मामला है, 6 नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखा रहा था, पॉर्न वीडियो दिखाकर यौन शोषण कर रहा था, पकड़ा गया। मैं जानना चाहती हूं क्या कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। नागपुर से ही आते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाषणवीर मोदी जी। जब प्रज्वल रेवन्ना, जो कि स्वयं एक मास रेपिस्ट है, उसके लिए मंच पर खड़े होकर वोट अपील करने की बात आती है, तो मोदी जी ताली पीट पीट कर, ठोक ठोक कर छाती मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। और जब उन 2 मासूम बच्चियों के लिए 2 शब्द कहने की बात आती है, तो मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। बताइए, अगर उनकी उंगली हिली हो अपने फोन पर और एक ट्वीट आया हो इस मसले पर, मैं जानना चाहती हूं अगर 2 शब्द अमित शाह ने कहे हो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चारों तरफ सन्नाटा। वक्तव्य के नाम पर 0, 0, 0। मुख्यमंत्री जी, 12 और 13 अगस्त की घटना है, तो एकनाथ शिंदे जी को 15 अगस्त में बदलापुर में ही म्युनिसिपल बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए समय था। चले गए, धूमधाम से उद्घाटन हुआ, वो भी कुछ नहीं बोले थे तब तक, जैसे कि ये वारदात हुई ना हो। गए, हो गया। लेकिन आज वहां की जनता, अगर उनके सब्र का बांध टूट गया है, जनता आक्रोशित है, माँ बाप पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने जाने के लिए समय नहीं है एकनाथ शिंदे के पास। उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए एकनाथ शिंदे के पास समय नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जाएंगे भीड़ में वोट का जुगाड़ करने के लिए, दौड़ते जाएंगे दिल्ली में अपने आकाओं की चमचागिरी करने के लिए, लेकिन बदलापुर नहीं जा सकते। झूठ पे झूठ, सफेद झूठ बोलते जाएंगे कि एफआईआर करने में कोई देरी नहीं हुई। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो पीड़ित बच्ची है, उसकी गर्भवती मां को 12 घंटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, ये महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट में दर्ज है। उनकी प्रमुख सुसीबेन शाह ने ये लिखा है कि 12 घंटे इंतजार करवाया, पॉक्सो का केस था, उसके बावजूद त्वरित एफआईआर नहीं की गई। झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बहुत वाजिब सवाल पूछा, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि क्या अब महिलाओं को, बच्चियों को इस देश में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे? पुलिस थाने तक जाकर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताना इतना मुश्किल क्यों है? ये सवाल केंद्र सरकार से भी, महाराष्ट्र की तथाकथित डबल इंजन सरकार से, महायुति सरकार से पूछना आज बहुत जरूरी है। और मैं एक महिला, एक बेटी की मां होने के नाते भी ये जरूर जानना चाहती हूँ एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और जो यहाँ के स्कूली शिक्षा के मंत्री हैं दीपक केसरकर जी, कि क्या आपकी अंतरात्मा की आवाज कभी नहीं आती है बात? क्या नैतिकता और मानवता के नाम पर लेश मात्र की भी संवेदना आपके मन में नहीं बची? क्योंकि अगर बची होती तो हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना पड़ता, तो नहीं करना पड़ता, पटरी पर नहीं उतरना पड़ता। अगर आपकी अंतरात्मा जीवित होती तो आप इस मामले को दबाने में नहीं लगे रहते, आप विपक्ष के ऊपर झूठा आरोप किए सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, ये सब गोरख धंधा करने में नहीं लगे होते, आपने त्वरित कार्रवाई की होती।
ज्यादातर देखिए भाजपा के नेता आपको लिप्त मिलेंगे हर जगह। तो वो रक्षक या तो भक्षक बन गया है या फिर भक्षक का रक्षक बन गया है। तो अगर स्कूल बोर्ड में 2 आपटे भाइयों में से एक आपटे भाई बोर्ड मेंबर है और दूसरा चेतन आपटे जो है वो बदलापुर शहर भाजपा का उपाध्यक्ष है, तो आप पूरे मसले को दबाइएगा। आप पुलिस को बोल दीजिएगा कि कुछ नहीं करना है। आप स्कूल प्रशासन को पूरे तरीके से संरक्षण देने का काम कीजिएगा। और ये सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, कुलदीप सेंगर को मत भूलिएगा, बृजभूषण शरण सिंह को मत भूलिएगा। कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई अपराधी जुड़ा है तो उसके दाग अच्छे हो जाते हैं। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है कि हिमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे तो देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेता थे और भाजपा में जाते ही उनके दाग अच्छे हो गए। ये वॉशिंग मशीन बलात्कारियों के लिए भी लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने कहा कि चिन्मयानंद के खिलाफ जितने बलात्कार के केस हैं, जो अपहरण के केस हैं, वो वापस कर लिए जाएंगे। और यही कारण है कि रायपुर में जब महिलाएं राखी बांधकर घर वापस लौट रही थी तो उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कार करने का प्रमुख आरोपी जो है वो भाजपा के नेता का बेटा होता है, तो उसको पकड़ा नहीं जाता जब तक जनता का आक्रोश नहीं होता, जब तक जनता का दबाव नहीं बनता। पर एक बात जो मैं खुद सोचती हूँ, जो खुद मंथन करती हूँ, कि जब भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में। किसी की पत्नी को वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, यूपीए की चेयरपर्सन को, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं। तो उनके नेताओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये सवाल मेरे मन में जरूर उठता है कि बलात्कारियों के लिए जो वोट मांग सकता है वो बलात्कारियों को जेल की सलाखों के पीछे जेल की हवा खिलाने के लिए कैसे भेजेगा। और चूंकि आज मैं नागपुर में बैठी हूं और ये आरएसएस का गढ़ है, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आरएसएस भी कोई पीछे नहीं है महिला विरोधी मानसिकता में। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लगातार इसी मानसिकता को दर्शाते रहे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, महिलाओं को लेकर तमाम किस्म के विवादित बयान मोहन भागवत जी देते रहे। एक बार उन्होंने कहा था, पुराना मामला हो गया, 2013 की बात है, तब उन्होंने कहा था कि पति पत्नी का एक सामाजिक अनुबंध होता है, अगर पत्नी अपने कर्तव्य ना पूरे करे, पति को खुश ना करे, तो उसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ दिया जाना चाहिए। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, ये इतनी पुरानी बात नहीं है, शायद 2019 में कहा था उन्होंने कि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण भारत में बलात्कार नहीं होता, शहरी भारत में बलात्कार होता है। और शायद इसीलिए बदलापुर के इस यौन शोषण के मामले में मोहन भागवत भी मुंह में दही जमाए बैठे। तो दशहरे के दिन जब देश के नाम संदेश देना होगा तो नारी शक्ति याद आएगी, लेकिन महाराष्ट्र में ही जब उसी नारी की हालत इस तरीके की हो जाएगी कि उसके लिए चैन की सांस लेना दूभर है, उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत तार तार है, तब ना संघ कुछ बोलेगा, ना भाजपा कुछ बोलेगी, ना मोदी कुछ बोलेंगे, ना शिंदे कुछ बोलेंगे, ना कोई शब्द फूटेगा देवेंद्र फडणवीस के मुंह से। तो आज मैं 5 सुलगते हुए सवाल पूछना चाहती हूँ। ये न सिर्फ भाजपा की सरकार, महायुति सरकार से ये सवाल है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रेस के साथियों के माध्यम से जो जनता भी देख रही है या कल पढ़ेगी, वो जरूर थोड़ा आत्ममंथन करे, जरूर सोचे कि जिस स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ उसमें फंक्शनल सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे, कि वहां पर छोटी बच्चियों की मदद के लिए कोई भी महिला कर्मी क्यों नहीं थी, कोई फीमेल स्टाफ शौचालय में तैनात क्यों नहीं था, कैसे एक सफाई कर्मचारी 2 अकेली बच्चियों को पाकर उनके साथ इस तरह की छेड़खानी करता है और वो मामला 4 दिन तक दबा रहता है जब तक कि वो लड़की अपने प्राइवेट पार्ट्स में जलन की और दर्द की शिकायत नहीं करती और डॉक्टर के पास नहीं जाती। एफआईआर में विलंब के कारण 10 घंटे तक मेडिकल एग्जामिनेशन में भी विलंब होता है। दिए तले अगर अंधेरा हो
तो दिए की प्रासंगिकता पर सवाल जरूर पूछना चाहिए कि किसके लिए ये दिया जल रहा है। ये अमृत काल है महिलाओं का कि ये अन्याय काल है महिलाओं के लिए, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ कि सखी सावित्री सखी सावित्री सखी प्रचार तो आप बहुत करते हैं, ये सखी सावित्री कमेटी है कहाँ? किसी भी स्कूल में सखी सावित्री कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ है अभी तक? ये वाजिब सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भयानक जन आक्रोश हुआ। इतना हुआ कि हमारी सरकार गिर गई। हमारी पहले दिल्ली की सरकार गई, फिर हमारी देश की भी सरकार गई, लेकिन सरकार जाने से पहले हमने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया, निर्भया फंड हमने बनाया। इतने साल गुजर जाने के बाद, 2012-13 की बात है, इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी पूरा पैसा निर्भया फंड का मोदी सरकार खर्च नहीं कर पाई। हमने सुनिश्चित किया कि एक प्रावधान हो जिसमें पूरे देश में बन सके। लेकिन मेनका गांधी जो उस समय महिला और बाल विकास मंत्री थी, उन्होंने संसद पटल पे खड़े होकर कहा कि एक भी वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर देश में नहीं। तो ये जो शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल पास करने की बात थी, कब करेंगे? 10 साल की तो प्रचंड सरकार चली गई, अब तो जो है वो ज्वार चला गया, भाटा ही आना है। अब तो ये सरकार कब गिर जाए इन्हें खुद ही नहीं पता। यू टर्न लेते रहते हैं, लेटरल एंट्री पे यू टर्न ले लिया। वो एक पलटू राम बिहार में है, अब एक पलटू राम वर्जन 2 दिल्ली में बैठ गए हैं। तो अब तो क्या कब हो जाए किसी को नहीं मालूम। पर ये अभी तक क्यों नहीं आया, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि जब तक जनता आक्रोशित नहीं हुई, जो मैंने पहले भी कहा कि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस नहीं भेजा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने नोटिस नहीं भेजा, तब तक ये चालक कान के क्या सो क्या रहे थे? ये मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और क्योंकि अगर किसी भी एक व्यक्ति की बेटी असुरक्षित है तो हर किसी की बेटी असुरक्षित। आज एक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। इसको बदलने के लिए ये सवाल पूछना जरूरी है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि विपक्ष पर ये झूठा आरोप तो बड़ी आसानी से आपने लगा दिया कि ये तो सियासत हो रही है, ये तो राजनीति हो रही है। 72 आंदोलनकारियों को आपने अरेस्ट कर लिया, 500 आंदोलनकारियों पर आपने FIR दर्ज कर दी, और जितने हजारों लाखों लोग पटरियों पर सड़कों पर उतरे हुए थे उन पर लाठियां भाजी आपने, जैसे किसानों पर भाजते हैं आप, और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ लिए। इतनी मुस्तैदी दिखाई आपने। यही मुस्तैदी उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं दिखाई? यही मुस्तैदी आरोपी और स्कूल प्रशासन को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा दिलाने में क्यों नहीं दिखाई? अब नाक तक पानी आ गया, जनता ही आपके खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी। महाराष्ट्र की महिलाओं ने ठान लिया कि इस बार वोट की चोट देकर हम बताएंगे कि हमारे साथ इस बदसलूकी का क्या अंजाम होगा, तो आप SIT कर दें। When you push to the wall, तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता का नशा होता है ना, सत्ता का गुरूर, ये भाजपाइयों और संघियों के बिल्कुल सर पे चढ़कर बोल रहा है। उनको लगता है कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। तो इसी अहंकार को, इसी घमंड को, इसी गुरूर को और इसी गलतफहमी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की आधी आबादी ने, महाराष्ट्र की आधी आबादी ने मन बना लिया है, और ये जो रोज एक के बाद ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत तार हो रही है, इससे ये जो प्रण महिलाओं ने लिया है वो और पक्का होगा। पर मैं ये 2 बातें अंत में कहूंगी अपनी बात को विराम देने से पहले, कि महिलाओं का मुद्दा, यहां पर भी मैं देख रही हूँ महिला पत्रकार बैठी है, मुझे बहुत खुशी है। तो पुरुष पत्रकार ज्यादा है, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपके जरिए जनता से भी मुखातिब हूँ कि महिलाओं का मुद्दा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, वो समाज का मुद्दा है। और समाज महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर बनता है। समाज के 2 पहिए हैं, महिला और पुरुष। समान रूप से नहीं चलेंगे तो समाज कभी गतिवान नहीं होगा। और जो महिला है
किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, और ना भी हो तो सभ्य समाज का कायदा ये है कि महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। ये समाज को भी सोचना होगा, पुरुष वर्ग को भी सोचना होगा, और महिला तो ये सोच ही रही है क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त कर रही है, महसूस कर रही है। तो एक सामाजिक अपील करना भी जरूरी है। और अंतिम बात, जो सियासत का आरोप लगता है, तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर महिलाओं के सम्मान, समानता, सशक्तिकरण और सुरक्षा पर प्रहार का विरोध करना, अगर महिलाओं की छवि को अबला से सबला बनाने की भरपूर कोशिश करना, अगर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को राजनीति के हाशिए से मुख्य धारा में लाना, अगर सरकार की जवाबदेही तय करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना राजनीति है, तो ये राजनीति होनी चाहिए। देश को इसी राजनीति की जरूरत है। और जब भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी रहेगी, वो ऐसी ही सियासत करेगी, यही सियासत करेगी, ताकि महिलाओं को समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वो मिले। और न सिर्फ सियासी तौर पर ये कोशिश की जाएगी, बल्कि जैसा मैंने आपसे कहा कि समाज में भी वो भावना पैदा हो सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी समझती है और देश में ऐसी सियासत को आगे बढ़ाएगी। आपने मेरी बात को धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके प्रश्न हैं मैं अब उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उत्पल निगम साहब को उसके लिए अपॉइंट किया है, कांग्रेस का ये आपत्ति है कि नहीं क्यों किया? तो मुझे आपसे स्पेसिफिक ये सवाल है, आपकी आपत्ति इसमें है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, या आपको इस पे आपत्ति कि शायद अब न्याय ना हो? देखिए, एक अगर लीगल जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ा हो तो उसमें कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड ऑल्सो सीम टू बी डन। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इतने गंभीर मसले में वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट किया जाता है, तो क्या उसकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं होगा? जब भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए लोग, उनके पदाधिकारी उस स्कूल के बोर्ड के मेंबर थे जहां पर ये जघन्य अपराध हुआ, तो उस ऐसे समय पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की संलिप्तता क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखाई देगी? तो आप मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी वो स्वच्छता मिशन पर जो झाड़ू लगाते हैं, पहले कचरा गिराते हैं फिर जाके झाड़ू लगाते हैं, तो जितनी धूल इकट्ठी करते हैं वो जनता की आंखों में ही झोंकने का काम करते रहते हैं पूरे साल भर। तो वही काम अभी हो रहा है कि आपने दिखाने के लिए कर दिया कि भाई ठीक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया। वो कौन व्यक्ति है, क्या वो निष्पक्ष है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है वो क्या भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करके उनको सजा दिलाने का काम करेगा? आपका सवाल बहुत सही है, पर मैं ये बात जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ। मैडम मेरा एक सवाल है, मैडम मेरे 3 गंभीर सवाल है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपने कुछ आंकड़े दिए हैं, इसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इसके भी कुछ अहवाल आया है। अभी फिलहाल 151 लोक प्रतिनिधि पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज है, 151। अब इसमें है 16 खासदार और देश भर में 135 आमदार। मैडम मतलब MP, हाँ सांसद। मैडम इसमें 5 बीजेपी के हैं और 5 कांग्रेस के हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। मेरा ये एक सवाल है, ऐसे लोगों को टिकट कोई भी पॉलिटिकल क्यों देती है पक्ष? दूसरा है बदलापुर में एक महिला पत्रकार के खिलाफ अगर शिंदे जी का कोई नगर सेवक ऐसा बोलता है, आप तो ऐसे सवाल पूछती है जैसे आप पर बलात्कार हुआ है। इस मानसिकता के लिए आप क्या कहेंगे? और मेरा तीसरा सवाल है कि कोलकाता के लिए तो कपिल सिब्बल जी खुद आप लड़ रहे हैं वहां पे, तो इसको आप न्याय कहेंगे क्या? देखिए, राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में अपराधियों की जो एंट्री है, कांग्रेस पार्टी उस पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। आपने बिल्कुल सही बात कही, एडीआर की रिपोर्ट आती है, वो बहुत से ऐसे लोगों के नाम उसमें आते हैं जिन पर न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, बल्कि और भी कई किस्म के अपराध के मामले दर्ज हैं। हमारी पुरजोर कोशिश ये रहती है, और हमने ज्यादा से ज्यादा ये करके भी दिखाया है कि अपराधियों को टिकट ना मिले। लेकिन उसमें एक मुझे लगता है छोटा सा राइडर आता
आता है जिसमें कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो होती हैं उनके भी केस दर्ज होते हैं जो एडीआर की रिपोर्ट में आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी। 2002 का एक मामला भी मेरे 2002 से अभी तक चल रहा है। हमने वीसी ऑफिस में जाकर थोड़ा प्रदर्शन किया था। तो ऐसे भी तमाम मामले होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए जिसमें पॉलिटिकल केसेस जो कहीं ना कहीं एक विंडिक्टिव महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध, महिलाओं के खिलाफ के जो अपराध के मामले हैं उसमें किसी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। और ये आपका जो प्रश्न है ये मैं कांग्रेस लीडरशिप तक भी ले जाऊंगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि ना आमदार ना खासदार ना एमएलए ना एमपी किसी के भी खिलाफ अगर महिला के साथ यौन उत्पीड़न दुष्कर्म या किसी भी किस्म के अपराध का मामला है तो उसे टिकट ना मिले। आपका दूसरा प्रश्न मेरे कैसे जहन से निकल गया, ये बात मुझे अपनी सुओ मोटो जो मैंने आज बात आप पत्रकारों के सामने रखी उसमें बोलना चाहिए था कि ये इसे तो ना विकृत मानसिकता भी नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि ये चाल चरित्र और चेहरा है भाजपा और संघ के लोगों का जिनकी मानसिकता ही महिला विरोधी है। तो जब तक किसी महिला के साथ बलात्कार ना हो वो किसी दूसरी महिला के साथ हुए अन्याय पर बोल भी नहीं सकती। ये किस तरीके का माहौल है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रश्न पूछने का एक संवैधानिक अधिकार है भारत के नागरिकों के पास, उस अधिकार को हलक में जाके घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और जैसा कि मोदी जी पर आमतौर पर हमेशा से ही ये आरोप लगता रहा है कि उनकी बड़ी अंगूठा टेक राजनीति है। अंगूठा टेक राजनीति यानी कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, माय वे और द हाईवे, जिसे हम तानाशाही रवैया भी कहते हैं। वही मुझे लगता है जो बड़ा नेता कर रहा है, वही जो क्षेत्रीय नेता है वो भी सीख रहे हैं कि भैया हमसे तुम सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछोगे तो या तो तुम खुद तुम्हारे साथ बलात्कार हो तो तुम पूछ सकती हो, और वो भी अगर पूछ लोगी तो कह देंगे कि तुम देशद्रोही हो। कोई और सवाल पूछेगा कह देंगे चीन चले जाओ, कोई और पूछेगा कह देंगे पाकिस्तान चले जाओ। तो मुझे लगता है सवाल पूछने से लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकार से लगातार सवाल पूछने चाहिए, उनकी लगातार जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस देश की महिलाएं अब ये समझ गई हैं कि उन्हें एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तभी नेता भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। और बहुत अच्छा किया उस महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा, और मैं समझती हूँ कि ये भी अच्छा हुआ कि इस तरीके का विकृत प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम्हारा बलात्कार हुआ है जो तुम सवाल पूछ रही हो। इससे कहीं ना कहीं आज जो महाराष्ट्र में प्रशासन है, जो महायुति सरकार है, जो भाजपा नेता है, उनकी मानसिकता भी सामने आई है। और तीसरा सवाल जो आपने पूछा, देखिए कपिल सिब्बल जी तो कांग्रेस पार्टी में है नहीं। कपिल सिब्बल जी अब एक लॉयर की तरह क्या कर रहे हैं, ये सवाल तो कपिल सिब्बल जी से पूछा जाना चाहिए। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इतनी नैतिकता है कि इंडिया अलायंस में टीएमसी के होने के बावजूद राहुल गांधी जी ने सबसे पहले पब्लिक डोमेन में ये प्रश्न रखा, स्थानीय प्रशासन को कोलकाता में, बंगाल में, कटघरे में खड़ा किया, सवाल पूछा, और कांग्रेस के लोगों ने जाकर वहां प्रदर्शन किया। हमने तो महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई, हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो गलत है वो गलत है और गलत को गलत कहना जरूरी है। और चूंकि आपने पूछा है तो मैं ये पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी ने लिखा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने भेजेंगे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श और ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें हर हाल में न्याय दूंगा। आपने मोदी जी का कोई ट्वीट देखा है?
बदलापुर के ऊपर या मुंबई के ऊपर या अकोला के ऊपर। पूरा देश उनसे कहता रह गया कि मणिपुर जैसा विभत्स कांड, मणिपुर जैसा जघन्य अपराध, औरतों की नग्न परेड कराना, उनके शरीर को नोचना, ये कहीं नहीं हुआ। आप आग लग रही है मणिपुर में, वो कहा जाता है कि रोड वॉज बर्निंग और नीरव क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। तो वो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके मन में संवेदना होती, वो 56 इंच की छाती जरूर कहते होंगे, पर उनका दिल पत्थर का है, ये देश ने देख लिया। मैम, आपके इसी सवाल पे आना चाहूंगी। आज के अखबार में कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि रेप की घटनाएं कैसे रुकेंगी, तो इस पर उन्होंने कहा है कि मुझे मोदी जी का भाषण याद आता है कि महिलाएं घर से जब निकलती हैं तो उनसे नहीं पूछना चाहिए बल्कि बेटों से पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद आप इन सभी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार महिला सुरक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम है? देखिए, मोदी सरकार, मैं तो ये कहती हूँ मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो मोदी जी की कथनी और करनी के बीच में कितनी बड़ी खाई है, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। आप मोदी जी के देखिए, भाषण में कई बातें कहना बहुत अच्छा लगता है। भाषण में तो उन्होंने 15 लाख रुपए सबको दे दिए, 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 100 स्मार्ट सिटी बना दी, बुलेट ट्रेन चला दी, काशी को क्योटो बना दिया, रुपए और डॉलर का भाव एक कर दिया, पेट्रोल डीजल 40 रुपए में दे दिया। पर आपको मिला क्या? किसी को मिला क्या? यहाँ तो डिग्री है तो नौकरी नहीं है, शौचालय है तो पानी नहीं है, सिलेंडर है तो गैस नहीं है, दुपहिया तिपहिया वाहन है तो पेट्रोल और डीजल नहीं है। तो देखिए, मोदी जी की बातों पर तो मोदी जी को भी विश्वास नहीं है। वो कहा जाता है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो आप मोदी जी क्या कहते हैं वो तो छोड़ दीजिए, कंगना रनौत क्या कहती है वो भी बड़े मुझे लगता है हास्यास्पद है। अभी कुछ दिन पहले खड़ी थी एक और एक्ट्रेस के साथ, तो कह रही थी कि मुझे तो दारू पी के मनाली में पार्टी करनी है, भगवान ऐसा माहौल दे दे। तो देखिए, ये सब लोग नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हैं। ये वहाँ आपदे ये प्रकृति का आपदा आ जाती है तो अपने क्षेत्र में नहीं जाते कभी, बस केवल लफाजी और बातें करने के लिए आ जाते हैं। मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर मोदी जी जरूर भाषणवीर हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो कभी करके नहीं दिखा। जहाँ 11 घंटे लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने में, वहाँ मैम कैसी सजा का प्रावधान होना चाहिए जैसे इन जघन्य अपराधों पर अंकुश लग सके? देखिए, मुझे लगता है कि कानून हमारे देश में बहुत है, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या वो इतने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात कही जाती है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट सच में उतने इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं? जैसा मैंने आपसे कहा कि निर्भया फंड है, लेकिन वो खर्च नहीं किया जा रहा है। वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर्स बनाने थे, पर वो बनाए नहीं है, और ये सरकार खुद मान रही है। और बलात्कार के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।